Good morning, students. Welcome to chemistry class. Today is the sixth lecture on P-block elements for plus one class. In case of any query or problem, you can always use my WhatsApp number and my phone number also, or you can write the problem in comments also. I'll try my level best to solve any problem you face about these lectures. And now let us start the class. तो आज जिन बातों पे जिन पॉइंट्स पे हमारा डिस्कशन होगा वो होगा डाइबोरेन B2H6, उसकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर। देन इंट्रोडक्शन टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स, नाम क्या हैं और कैसे कैसे कहाँ उनकी अकरेंस है, देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक रेडियाई वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 13 प्रीवियस ग्रुप की अपेक्षा, और विद इन द सेम ग्रुप एटॉमिक रेडियस की क्या वेरिएशन रहती है, ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। डाइबोरेन इज कंपाउंड ऑफ बोरोन, इट इज हाइड्राइड ऑफ बोरोन। फॉर्मूला रहता है B2H6। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशंस करेंगे। ये 3 प्रिपरेशंस आपको करनी है। फर्स्ट इज BF3, बोरोन ट्राइफ्लोराइड को अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ LiAlH4, दिस इज वेरी गुड सोर्स ऑफ हाइड्रोजन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो देखिए इस रिएक्शन में एज सच अब बोरोन B2H6 आपने बनाना है तो 4 बोरोन्स हैं तो 4 यहां पे यूज हो गए, H आप यहां से ले लीजिए, आपको 12 हाइड्रोजन आपने कंज्यूम कर लिए इसमें, 6 to 12 बोरोन का और हाइड्रोजन थे भी कितने आपके पास, 12 थे, सारे कंज्यूम हो गए। अब थोड़ी सी जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस से, लिथियम जो है इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग एफिलिएशन फॉर फ्लोरीन, तो 3 लिथियम है तो आप 3 लिथियम फ्लोराइड रिमूव कर दीजिए। अभी भी फ्लोरीन 12 थे, 12 में से तो कुछ ही 3 ही कंज्यूम हुए हैं, तो बाकी एल्यूमिनियम के साथ आप AlF3, क्योंकि एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है तो उसके साथ 3 फ्लोरीन लगा दें और अब 9 फ्लोरीन यहां कंज्यूम हुए, 3 यहां हुए, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है और ये आपका बन गया B2H6 यानी कि डाइबोरेन। BF3 को लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करवा के तो आपने डाइबोरेन बनाया, लिथियम फ्लोराइड बनाया और एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाया, बैलेंस कर लेंगे। सेकेंड इज सोडियम बोरोहाइड्राइड को आयोडीन के साथ ऑक्सीडाइज करके, देखें कैसे, बहुत सिंपल चीज है। यहां पे BH4 आपको साफ दिख रहा है तो 2 बोरोन्स हैं B2, 8 हाइड्रोजन है H6, इतना कंप्लीट कर दीजिए पहले। उसके बाद सोडियम है तो आयोडीन के साथ तो यही एसोसिएट होगा, 2NaI, आयोडीन सारे खत्म हो गए। अब हमारे पास 6 हाइड्रोजन कंज्यूम हुए थे कितने हमारे पास, 8 थे, H2 रिमूव करवा दीजिए, B2H6, सोडियम आयोडाइड एंड हाइड्रोजन। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज BF3 से ही है ये, लेकिन BF3 को सोडियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाएंगे। अगेन बोरोन ने तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है, बेहद सिंपल रिएक्शन है। B2H6 सीधे 6 हाइड्रोजन हैं, 2 बोरोन है, B2H6 बनाइए और बचा क्या, 6 सोडियम 6 फ्लोरीन तो 6NaF, सिंपल। तो ये 3 प्रिपरेशंस हैं, आपको कोई भी पूछी जा सकती है, हाउ B2H6 कैन बी प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड BF3, कोई भी पूछा जा सकता है। ओके, B2H6 इज ए गैस, इट इज कलरलेस गैस, हाईली टॉक्सिक, मतलब इट इज नॉट सेफ टू इनहेल इट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है 180 केल्विन, तो रूम टेम्परेचर से भी लो है। देन इट कैचेस फायर वेरी रेडिली, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगी, एक तो आग पकड़ लेगी बहुत जल्दी और ऊपर से जब जलेगी देन इट गिव्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, अराउंड अबाउट 1900 समथिंग, मतलब 2000 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हीट रिलीज होती है। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो मीन्स हीट निकलेगी इसमें। B2H6 जैसे ही ऑक्सीजन एयर के कांटेक्ट में आएगा क्या बना लेगा, B2O3 ऑक्साइड बना लेगा। कोई भी चीज जलेगी तो ऑक्साइड ही बनाएगी
और जो हाइड्रोजन था 3H2O वो वाटर बना लेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। रिएक्शन इज वेरी सिंपल। हाँ, याद क्या रखना है कि दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ B2H6 जो है वो रिएक्ट करके बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड बनाती है। B2H6 प्लस वाटर, वाटर में हाइड्रोलाइज होके वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 बोरोन्स हैं, उस हिसाब से हमें ये 2H3BO3 हो सकता है आपको BOH थ्राइस लिखा हुआ मिले कहीं पे। अगेन बोथ आर द सेम थिंग्स, H3BO3 या ऐसे भी लिख सकते हैं। तो B2H6 प्लस वाटर, तो H3BO3 बनाना है। अब आपको पता है यहाँ पे 12 और 6 18 हाइड्रोजन्स थे, जिसमें से 6 ही एडजस्ट हो पाए हैं यहाँ पे, तो 6 आप मतलब 12 हाइड्रोजन आप H2 गैस के रूप में यहाँ से रिलीज करवाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, विद वाटर इट फॉर्म्स ऑर्थोबोरिक एसिड एंड हाइड्रोजन। विद अमोनिया, अमोनिया के साथ ये 2 फेजेस में रिएक्ट करता है। पहले इनिशियली B2H6 जो है वो B2H6 बेसिकली स्प्लिट मान लीजिए आप इसको, इसके 2 BH3 निकल आते हैं। B2H6 को आप इस तरह देख सकते हैं बड़ी आसानी से, BH3 ओके। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ तो इस बोरोन ने क्या किया, अपना एक H नेगेटिव इसको दे दिया, ये BH3 से BH2 रह गया और ये BH3 से BH4 हो गया। लेकिन क्योंकि इसने H नेगेटिव लूज किया है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव, और ये क्या हो गया 1 नेगेटिव। और ये वाला BH2 देखिए ये है, इट इज 1 पॉजिटिव, और ये वाला BH4 जो है ये है। हाँ, बोरोन जो है यहाँ पे BH2 इज 1 पॉजिटिव, बोरोन के साथ 2 न्यूट्रल अमोनिया जो है वो एसोसिएट हो गए हैं यहाँ पे। इतनी सी बात है, एक BH2 बना देना है BH3 से BH2 और दूसरा BH3 से BH4। BH2 वाला पॉजिटिव होगा, BH4 वाला नेगेटिव होगा। अब आपको ये याद है कि बोरोन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती थी, यहाँ पे 4 है। बोरोन ने 2 हाइड्रोजन और 2 अमोनिया अपने साथ अटैच कर रखे हैं, 4 कोवेलेंसी है। यहां भी देखिए 4 कोवेलेंसी का एग्जांपल है, बट दिस पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज। अब इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम ये नेक्स्ट स्टेप में ऐसे इस कॉम्प्लेक्स को हीट करें, अगर ऐसे हीट कर दिया तो फिर ये बनाता है B3N3H6। B3N3 बराबर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के सम के बराबर। B3N3H6 इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन कहते हैं। B3N3H6 इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन कहते हैं इसको। साथ में हाइड्रोजन जो है वो तो निकलेगा ही निकलेगा इसमें। एंड नाउ वी डू स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, वेरी इंटरेस्टिंग बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब देखिए बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंस शेल 2s2 2p1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोमोट करवा के हमने 2p में ले आए, और इसका एक ऑर्बिटल जो है वो खाली है, बाकी 3 में इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये चारों के चारों एक s और p x y z तीनों मिलके sp3, एक s और p के 3 ऑर्बिटल मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मींस मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की, s को p से मिक्स किया, 4 ऑर्बिटल्स मिक्स किए और 4 ही बोरोन के बन गए। ये देखिए ये बोरोन है, इस बोरोन के 4 ऑर्बिटल हैं, 4 में से लेकिन 3 में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये याद रखने वाली बात है। चौथा जो है, जो हमने डॉटेड ऐसे बनाया है, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरे बोरोन की भी, दोनों बोरोन्स के sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये 3 लोब्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, चौथे में लोब नहीं है। अब यदि ये बोरोन, एक बोरोन जो है 3 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच्ड है, अगर ये बोरोन चुपचाप एक हाइड्रोजन के साथ ऐसे, एक के साथ ऐसे और एक के साथ इस तरह से बॉन्ड बना ले, सेम वे ये भी बना सकता था। ये लीजिए 3 हाइड्रोजन्स के साथ लग गया बोरोन, ये भी। तो B2H6 तो नहीं बना, ये BH3 अलग है, दूसरा BH3 अलग है। और दूसरी समस्या क्या है, बोरोन के पास 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, यहां पे भी 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं।
ये नहीं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं. सो व्हाट हैपेंड इन B2H6 के ये जो एक इस बोरोन का खाली ऑर्बिटल और एक इस बोरोन का खाली ऑर्बिटल अगर भर जाए तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी पूरा हो जाएगा. उसके लिए सिंपल तरीका क्या था, ये जो दो साइड वाले ऑर्बिटल्स हैं ये तो सिंपल हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे जैसे कोई भी बॉन्ड होता है. हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लाया और एक इलेक्ट्रॉन बोरोन का यूज हुआ, तो वैसे ही इसने भी किया. दो बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बिल्कुल सिंपल हैं, लाइक दिस. सॉरी, अब यहां पर इस बोरोन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना था, बनाएगा, बना लिया. लेकिन क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इस बोरोन ने डाला, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने डाला, लेकिन हाइड्रोजन का ऑर्बिटल इस बोरोन के भरे हुए ऑर्बिटल के साथ और इस बोरोन के खाली ऑर्बिटल दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है. इलेक्ट्रॉन दो ही हैं, इसने और इसने 2 इलेक्ट्रॉन डाले, लेकिन पार्टनर कितने बन गए. जब इसने एरिया कॉमन कर लिया तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये भी यूज कर लेगा. तो ये हुआ 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 सेंटर बॉन्ड. ये आपने पहले नहीं किया होगा डिसाइडेडली. तो ये क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, पार्टनर 2 इलेक्ट्रॉन्स के वैसे 2 ही होने थे, बोरोन और हाइड्रोजन, लेकिन इस बार पार्टनर एक और कौन है, तीसरा बोरोन. इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 सेंटर बॉन्ड. लेकिन उसके बदले में इस बोरोन ने भी इसके साथ वैसा ही किया. इस बोरोन का यहां पे एक इलेक्ट्रॉन था जो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर करना था, यहां किया है ना, तो कि ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा, ये लो कर ली. लेकिन बोरोन और हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, इस बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल को कॉमन कर ले, उसके साथ ओवरलैपिंग कर ले रहे हैं. उससे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो ऑफिशियली यूज कर सकता है, ये भी कर सकता है, ओवरलैप इसके साथ भी किया है तो अब ये भी यूज कर लेगा. फिर से क्या बन गया, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. क्या फायदा हुआ उससे, किसी का कुछ नहीं गया, लेकिन बोरोन का 2 4 6 8, इस बोरोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो रहे हैं, इसके देखें 2 4 6 8, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जा रहा है. और ये 2 सिंपल सिग्मा बॉन्ड्स हैं बोरोन के हाइड्रोजन के साथ, ये 2 भी बिल्कुल सिंपल सिग्मा बॉन्ड्स हैं बोरोन और हाइड्रोजन के. ये जो हैं ये हाइड्रोजन इन दोनों बोरोन्स के बीच, इन दोनों बोरोन्स को जोड़ रहा है, तो इसको ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं, पुल ब्रिज बॉन्ड भी कहते हैं, बनाना बॉन्ड भी कहते हैं, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कहते हैं. इसको अगर हम अब वैसे ड्रॉ करें तो बोरोन का 2 हाइड्रोजन के साथ बिल्कुल सिंपल बॉन्ड्स हैं. देखिए ये वाले मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिए, और ये वाला जो है ये ऐसे, यहां पे एक हाइड्रोजन, इसको कहते हैं ब्रिज बॉन्ड या बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर बीइंग शेयर्ड बाय 3 एटम्स. और इसको अगर मतलब डायग्राम को प्रॉपर्ली बनाना हो तो देखें, ये एक रेक्टेंगल इस तरह से बनाएं, यहां पे ये बोरोन है, ये भी बोरोन है, ये दोनों बोरोन और ये 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4, ये एक ही प्लेन में है. ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी, ये 120 डिग्री का एंगल है. और ये जो ये वाले दोनों हाइड्रोजन हैं, दे आर आउटसाइड द रेक्टेंगुलर प्लेन ऐसे. और ये वाला एंगल आप 97 डिग्री का बनाएंगे. दूसरी बात क्या याद रखेंगे कि बोरोन और हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड जो है ये स्ट्रांग होगा, तो इट इज ऑफ 119 पिकोमीटर. लेकिन ये जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाला बॉन्ड है इट इज लॉन्गर, ये 134 पिकोमीटर का होगा. ये याद रखने वाली बात है. बोरोन और हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन इन मतलब इसके साथ शेयरिंग थी लेकिन इसको ये भी शेयर कर रहा है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन जो है इन दोनों बोरोन से थोड़ा दूर होगा, 134 पिकोमीटर. और ये वाला हाइड्रोजन जो है ये बोरोन्स के क्लोज है.
119 picometer. So it is the exact geometry of B2H6. Well students, this is group 14 after we have done group 13. सबसे पहले एलिमेंट्स को जानेंगे. बोरोन के सामने कार्बन, एल्यूमिनियम के सामने सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, टिन एंड लेड. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. एक तो टिन का सिंबल SN याद रखें, TI या TN तो बिल्कुल नहीं. और लेड का सिंबल भी थोड़ा अनयूजुअल है, लेकिन ये आप शायद जानते हैं. लेड को भी आप PB करके याद रखेंगे, L से इसका कोई सिंबल नहीं है, इसमें गलती ना करें. ओके, देन एटॉमिक नंबर्स 6 + 8. सिलिकॉन का 14 आ जाएगा, उसमें 18 ऐड करेंगे तो जर्मेनियम का 32, फिर 18 ऐड करेंगे तो टिन का 50, फिर 32 ऐड करेंगे तो लेड का 82 आ जाएगा एटॉमिक नंबर. ओके, फिर ये जो कार्बन है इस ग्रुप में बहुत से अलग अलग तरह से इंटरेस्टिंग और यूटिलिटी वाले एलिमेंट्स हैं हमारी डेली लाइफ में. बहुत ज़्यादा सिलिकॉन का भी आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा. लेड के यूज़ से भी एक आम आदमी भी वाकिफ होता है कि यह कहाँ यूज़ होती है. देन कार्बन जो है, इसकी तो हमारी डेली लाइफ में, हमारी एग्जिस्टेंस में, हमारी मेंटेनेंस में, सस्टेनेंस में, हर जगह, पढ़ाई में, ये जो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है सारी इसी की देन है. आपको अच्छी लगे तो भी, बुरी लगे तो भी. तो कार्बन के बारे में थोड़ी सी जानकारी और प्रिलिमिनरी लेवल पे हमें पता होनी चाहिए. दिस इज द 17th मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट बाय मास ऑन अर्थ क्रस्ट. भूपर्पटी पर मास के हिसाब से इट इज 17th इन लिस्ट ऑफ एग्जिस्टेंस. भूपर्पटी पे पाए जाने वाले एलिमेंट्स में इसका नंबर 17th है बाय मास. बट देन इट इज फाउंड इन एलिमेंटल एज वेल एज इन कंबाइंड स्टेट बोथ्स. एलिमेंटल मीन्स अकेला, जहां पे किसी के साथ कंबाइन नहीं किया होता है. तो ग्रेफाइट, डायमंड, कोल एटसेट्रा आर द फॉर्म्स इन विच वी कैन फाइंड कार्बन. कंबाइंड फॉर्म में हाइड्रोकार्बन्स हो गए आपके बहुत, और इसके ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे के सारे कार्बन की देन है. एंड इट हैज मेनी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल्सो. इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट इज प्रेजेंट इन एयर अप टू दिस लेवल, जहां पोल्यूशन नहीं है. डिजायर्ड लेवल वैसे यही है. सो आइसोटोप्स इसके होते हैं 3, 6C12, 6C13, 6C14. आइसोटोप्स मालूम है ना आपको, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर जैसे कि यहां पे डिफरेंट है तो डिफरेंट हो. ये दोनों 6C12 और 6C13 दे आर क्वाइट स्टेबल. ये शरीफ आइसोटोप हैं इसके. दिस इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन. 6C14 इज रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन. अब रेडियो एक्टिव है तो डिके कर जाता होगा, जैसे रखा हुआ है तो ये रेडियो एक्टिव डिके करता जाएगा और खत्म होता जाएगा. तो कार्बन का 6C14 का अगर सैंपल आपने ले रखा है 100 मोल्स का, तो उसको 50% खत्म होने के लिए, 100 से 50 मोल्स तक पहुंचने के लिए 5770 ईयर्स लगते हैं. सो वी कैन से इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज 5770 ईयर्स. इतने सालों में इसका सैंपल अपनी आधी कंसंट्रेशन तक पहुंच जाता है आफ्टर रेडियो एक्टिव डिके. ओके, और ये जो 6C14 है, इसके रेडियो एक्टिव होने का हमें बहुत बड़ा फायदा क्या है कि ये जो पुरातत्व विभाग है, ये जो बताता है कि ये वाली इमारत इतने साल पुरानी है, ये चट्टान इतने साल पुरानी है. तो जिस टेक्निक को वो यूज करते हैं उसको कहते हैं, जिस टेक्निक के मदद से पुरानी चीजों की उम्र तय की जाती है उसको कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग. और रेडियो कार्बन डेटिंग में कार्बन का ये वाला आइसोटोप जो है वो यूज होता है. ओके, कार्बन के बाद बात करते हैं सिलिकॉन की. देन वी कम टू सिलिकॉन. सिलिकॉन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट. भूपर्पटी में दूसरे नंबर पे जो ऑक्सीजन के बाद एलिमेंट होता है वो सिलिकॉन होता है. हम पहले भी कर चुके हैं. 27.7% बाई मास प्रेजेंट होता है अर्थ क्रस्ट में. ये
इन फॉर्म ऑफ सिलिका या सिलिकेट्स अर्थ क्रस्ट में। अदरवाइज सिलिका सीमेंट, सिरेमिक्स और ग्लास का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है सिलिकॉन। फिर जर्मेनियम बहुत कम मात्रा में मौजूद रहता है अर्थ क्रस्ट में। देन इज टिन। टिन जो है उसका जो मिनरल और ओर है दैट इज SnO2 कैसेटराइट इसका नाम है, ये आप याद रखेंगे। लेड का ओर है गैलेना, PbS लेड सल्फाइड जिसको आप कह सकते हैं। और हमें पता होना चाहिए कि टिन और जर्मेनियम ये दोनों अल्ट्रा प्योर फॉर्म में, बेहद जब प्योर होते हैं ये, उस फॉर्म में ट्रांजिस्टर्स और सेमीकंडक्टर्स बनाने के काम आते हैं। सो दे आर ऑफ इमेंस यूज टुडे इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। तो जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम इनकी स्टडी करने वाले हैं दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो हो जाएगी 1s2। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन मींस 1s2, 2s2, 2p2। 2p2 को ब्रेकअप उसका देखें तो 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में इलेक्ट्रॉन है, 2pz जो है वो खाली है। ये चीज़ सभी पे लागू हो रही है। सिलिकॉन की ये आ गई कॉन्फ़िगरेशन। जर्मेनियम में अब नोटिसेबल चीज़ ये है कि यहाँ पे ये 3D आर्गन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के आउटसाइड 3d10, 4s2, 4p2, ये तो नॉर्मल जैसे इसका चल रहा है वैसे भी यहाँ भी चल रहा है। टिन को भी देखें तो क्रिप्टॉन के बाहर 4d10 और 5s2, 5p2 ये नॉर्मल है जैसे ऊपर से नीचे तक आ रहा है। लेड में देखें 4f14, 5d10। दिस इज समथिंग विच मेक्स देम डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप्स। 6s2, 6p2 तो है ही। अब कहने को इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ns2 np2 कह देंगे और होती भी यही है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट याद रखने वाली बात यह है दैट दे आल्सो हैव different inner core electronic configuration as the group 13 also had। inner core electronic configuration से मेरा मतलब है कि चलिए ये 4s2, 5s2 ये तो सभी में देखने को मिल रहा है, लेकिन इन 3 एलिमेंट्स में आपको इसके सिवाय ये फैक्टर्स भी देखने को मिलेंगे। ग्रुप 13 में भी ऐसा था। एंड this difference in inner core electronic configuration is responsible for their different properties, physical as well as chemical। अब बेटा हम करेंगे एटॉमिक रेडियस या कोवलेंट रेडियस की क्या वेरिएशन होती है। कोवलेंट रेडियस को हम 2 तरह से इस ग्रुप में स्टडी करेंगे। एक तो जिस ग्रुप को हम पहले स्टडी कर आए हैं ग्रुप नंबर 13, उसकी तुलना करेंगे इस ग्रुप के साथ कि इनके एटम्स का रेडियस बड़ा होता है या इनके एटम्स का रेडियस बड़ा होता है। जब वो हो जाएगा फिर हम इस ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या चल रहा है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम करेंगे what happens to atomic radius when we go from group 13 to group 14। या इनडायरेक्टली आपसे कोई पूछ सकता है whose atomic radius is bigger, बोरोन्स और कार्बन्स, एंड वाई? क्योंकि जब ग्रुप 13 का कंपैरिजन 14 से करेंगे तो बोरोन का कंपैरिजन कार्बन से होगा, एल्यूमिनियम का सिलिकॉन से, गैलियम का जर्मेनियम से, पैरेलल एलिमेंट्स का कंपैरिजन होता है। सो ग्रुप 13 वर्सेस ग्रुप 14। देखें जब भी आपने एटॉमिक रेडियस कभी भी डिस्कस करना है तो एटॉमिक रेडियस मेनली इन 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज वर्सेस दीज फैक्टर्स होता है बेसिकली। न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियस क्या है? राजा की तरह है जिसका काम है प्रजा को अपने कंट्रोल में रखना। तो न्यूक्लियर चार्ज जितना हाई होगा, प्रजा कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियर चार्ज जितना हाई होगा उतना ही वो प्रजा को, मतलब राजा जितना स्ट्रांग होगा उतना ही प्रजा को वो अपने कंट्रोल में ज्यादा रखेगा, अपने पास ज्यादा रखेगा।
तो न्यूक्लियर चार्ज हाई होगा तो याद रखें कि एटॉमिक रेडियस के स्मॉल होने के स्कोप्स ज्यादा होते हैं। दूसरा आ गया नंबर ऑफ शेल्स। न्यूक्लियस के बाहर एक प्रिंसिपल शेल है, दो प्रिंसिपल शेल हैं, तीन प्रिंसिपल शेल हैं, इस चीज पे भी एटम का साइज डिपेंड करता है, क्योंकि एक प्रिंसिपल शेल का मतलब न्यूक्लियस के बाहर एक लेयर, दो का मतलब दो लेयर्स, तीन का मतलब तीन लेयर, चार का मतलब चार लेयर्स। तो जितनी लेयर्स ज्यादा होंगी उतना ही मोटाई या थिकनेस ज्यादा होगी। देन इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है? जैसे हम फिलहाल यही बनाया हुआ है, ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियर चार्ज ने जो है इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जाना होता है, अंदर वालों तक भी जाएगा, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन को जितना ये कस के रखेगा उतना ही ये शेल छोटा हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और साइज छोटा हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस इस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को कस नहीं पाएगा तो ये फैल जाएंगे और साइज बड़ा हो जाएगा। इतनी सी कहानी है। तो ये न्यूक्लियर चार्ज जो है बाहर तक जो जा रहा है, किधर से गुजर रहा है? अंदर वाले लास्ट प्रिंसिपल शेल तक जाने से पहले इसको अंदर वाले प्रिंसिपल शेल के इलेक्ट्रॉन्स को पास करना पड़ेगा, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसको काफी हद तक न्यूक्लियर चार्ज को एब्जॉर्ब या शील्ड कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जितना न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट प्रिंसिपल शेल के इलेक्ट्रॉन्स महसूस करेंगे उतना सेकंड के नहीं कर पाएंगे, और थर्ड वाले और कम, क्योंकि क्या हो रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट। सेकंड के अंदर कौन है? फर्स्ट स्क्रीन कर रहे हैं, और थर्ड प्रिंसिपल शेल होगा उसके अंदर कौन स्क्रीनिंग देगा? सेकंड वाले भी, फर्स्ट वाले भी। यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट वो है कि जैसे एक कोई सेंटर में आदमी बैठा है, उसके इर्द गिर्द ऐसे सर्कल्स में बच्चे बैठे हैं, उसका काम है टीचर्स बच्चों को कंट्रोल करना। तो फर्स्ट सर्कल वाले बच्चों को वो बड़े अच्छे से कंट्रोल करेगा, और सेकंड वालों की तरफ थोड़ा ध्यान कम जा पाएगा, थर्ड वालों की तरफ और कम, उस तरह से। सो स्क्रीनिंग इफेक्ट जब भी बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस यानी कि न्यूक्लियस की अटेंशन लास्ट इलेक्ट्रॉन तक कम जा पाएगी, फोर्स कम पहुंच पाएगी और एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स आप याद रखें। न्यूक्लियर चार्ज का इच्छा होती है एटॉमिक रेडियस को छोटा करना, लेकिन ये नंबर ऑफ शेल्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा उतनी ही इसकी पावर को जो है वो कमी आ जाएगी न्यूक्लियस की पावर में, न्यूक्लियर चार्ज के। और फिर इन तीनों का रिजल्टेंट जो आता है, बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज में से जब आप इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस कर देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस कर देते हैं, तो जो बचता है दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में न्यूक्लियस से चल के लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जो न्यूक्लियर चार्ज पहुंच पाया इधर स्क्रीनिंग के बाद, उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि न्यूक्लियस की लास्ट इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने की पावर जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को सिकोड़ के अपनी तरफ ले आएगा, एटॉमिक रेडियस छोटा होगा, और अगर नहीं सिकोड़ पाएगा तो एटॉमिक रेडियस बड़ा हो जाएगा। नाउ सी, जब आप बोरोन से कार्बन तक जाते हैं तो क्या हो रहा है? पहली बात देखें, व्हेन वी गो फ्रॉम ग्रुप 13 टू ग्रुप 14, इसी तरह से पॉइंट्स लिखेंगे आप। न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज कर रहा है। बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज 5 है, कार्बन का न्यूक्लियर चार्ज 6 है। हर एलिमेंट, पैरेलल एलिमेंट्स में ऐसा ही है। ओके, नंबर ऑफ शेल्स देखें, बोरोन के बाहर भी एक और दो ही प्रिंसिपल शेल्स थे, कार्बन के न्यूक्लियस के बाहर भी दो ही प्रिंसिपल शेल्स हैं। तो नंबर ऑफ शेल्स आर रिमेनिंग सेम और दे आर इक्वल। जब नंबर ऑफ शेल सेम है तो न्यूक्लियस को एक ही शेल, न्यूक्लियर चार्ज को एक ही शेल यहां पे क्रॉस करना पड़ रहा है, एक ही शेल यहां पे क्रॉस करना पड़ रहा है बाहर जाने के लिए। यानी कि स्क्रीनिंग, जब नंबर ऑफ शेल्स की संख्या बराबर होती है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बराबर होता है। तो when we are moving in a group, moving from 13th group to 14th group, यानी कि हम कैसे चल रहे हैं? पीरियड में चल रहे हैं। बोरोन से कार्बन की तरफ क्या बन रहा है? पीरियड बन रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल वही रह रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर स्क्रीनिंग इफेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जितना यहां था उतना ही यहां है। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इस तरह से बढ़ जाएगा जब आप ग्रुप 13 से ग्रुप 14 की तरफ जाएंगे। एंड मैंने सिंपल सा रूल क्या बताया है कि जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़े, हाई हो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। इसलिए बोरोन विल बी हैविंग बिगर एटॉमिक रेडियस देन कार्बन एंड
यू कैन सी द वैल्यूज ऑल्सो। जब आप बोरोन का एटॉमिक रेडियस 88 पिकोमीटर है, कार्बन का 77, 143, 118 means from group 13 to group 14 the atomic radius has decreased. It is quite clear. और हम conclude कैसे करेंगे? When we go from group 13 to group 14 the nuclear charge is increasing, however the number of shells and screening effect remains same. Therefore effective nuclear charge is increasing, which leads to decrease in atomic radius when we go from group 13 to group 14. Okay? अब हम डिस्कस करेंगे यही चीज डाउन द ग्रुप। अब हमें बोरोन ग्रुप से फिलहाल इसकी बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है कि डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है। इसको मैं मिटा देती हूं। डाउन द ग्रुप मेरा मतलब कार्बन से सिलिकॉन से जर्मेनियम से टिन से लेड तक जाते हुए। तो कार्बन का एटॉमिक रेडियस 77 पिकोमीटर हमें दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद 118 पिकोमीटर, 122, 140, 148 पिकोमीटर। वी कैन से देयर इज क्लियर कट इंक्रीज when we go down the group। फैक्टर्स तो वही रहेंगे, तो हम एक एक करके वो सारे फैक्टर्स अब डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर रफली बात करनी हो तो इंक्रीज कह सकते हैं हम, बट अगर थोड़ा एनालिटिकली देखना हो तो कार्बन से सिलिकॉन तक काफी बड़ा जंप मारा है, 77 से 188 तक। तो इस रीजन को हम कहेंगे शार्प इंक्रीज। लेकिन जर्मेनियम से टिन से लेड तक स्लो और स्मॉल इंक्रीज। तो हम इसको दो तरह से भी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, व्हाई इट इज इंक्रीजिंग, या सिंपली अगर आपसे पूछा जा रहा है व्हाई एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप व्हेन वी गो फ्रॉम कार्बन टू लेड, लाइक एनी अदर ग्रुप, क्या हो रहा है? कार्बन में आपको याद है कि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो जा रहा है 2s2p, सेकेंड प्रिंसिपल शेल में। ये कार्बन का न्यूक्लियस हो गया, तो इसमें दो प्रिंसिपल शेल्स हैं। सिलिकॉन में जब आप जाएंगे तो प्रिंसिपल शेल की संख्या बढ़ जाएगी, हाउएवर न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है। तो पॉइंट वाइज चलते हैं। व्हेन वी आर, अब इनको, ये तो पिछले थे, इनको मिटा देती हूँ मैं यहाँ पे। अब हम डाउन द ग्रुप चेक करते हैं क्या हो रहा है। देखें, व्हेन वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग, बट नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। अपवर्ड एरो का मतलब आप बढ़ रही हैं, इंक्रीजिंग लेंगे। ओके, और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं तो नंबर ऑफ शेल्स के बढ़ने का सीधा सा मतलब क्या है कि न्यूक्लियस और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच में पाए जाने वाले शेल्स की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे यहाँ टोटल 2 शेल हैं, तो न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच कितना शेल है? केवल एक शेल के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 1, 2, 3 शेल्स हैं, तो न्यूक्लियस और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच कितने शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 1, 2 वाले। तो जैसे जैसे आप लेयर्स बढ़ाते जाएंगे तो न्यूक्लियस और अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की लेयर्स की संख्या, प्रिंसिपल शेल्स की संख्या बढ़ती जाएगी। और जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट डेफिनेटली बढ़ता है। ओके, टीचर के इर्द गिर्द बच्चों के सर्कल्स लगे हैं, तो अगर एक सर्कल होगा तो उस सर्कल के बच्चों की तरफ मैक्सिमम अटेंशन जाएगा, उस सर्कल से आगे जो सर्कल वाले बच्चे होंगे उनकी तरफ थोड़ा कम जाएगा, क्योंकि छन जाएगा पहले वाले बच्चे और फिर दूसरे वाले। और पहले वाले अगर ज़्यादा हुड़दंग मचाने वाले होंगे तो सेकेंड सर्कल वाले बच्चों की तरफ ध्यान और कम जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा सर्कल्स होंगे उतना ही स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। When we are going from carbon to lead, nuclear charge is increasing, but the number of shells and screening effect both are increasing. और effective nuclear charge पे depend करता है atomic radius. Therefore, down the group, the effective nuclear charge is also decreasing. क्योंकि वो निकालना कैसे है? न्यूक्लियर चार्ज में से ये माइनस करना। ये बढ़ रहा है लेकिन ये काफी ज्यादा बढ़ जा रहा है, तो effective nuclear charge is also decreasing.
when effective nuclear charge is decreasing, atomic radius will increase, और जो कि इस ग्रुप में हो ही रहा है। इस ग्रुप के लिए कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल है? ये वाली, when we are moving down the group। और ये वाली कब एप्लीकेबल थी? जब आप एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहे थे। तो हाउ डू वी कंक्लूड? When we are going from carbon to lead, nuclear charge is increasing, but the number of shells and screening effect both are increasing. Therefore, effective nuclear charge is decreasing. Hence, the atomic radius will increase. Okay. Why there is sharp increase, and here it is slow and steady increase? When we come from carbon to silicon, atomic radius has increased very sharply because कार्बन टू सिलिकॉन वन मोर प्रिंसिपल शेल ऐड हो गया। कार्बन में 2p में थे लास्ट इलेक्ट्रॉन्स, और सिलिकॉन में 3s3p, एक नया प्रिंसिपल शेल ऐड हुआ। और ये जो कार्बन के सेकंड प्रिंसिपल शेल से पहले क्या आ गया आपका? 1s2। 1s बहुत अच्छा स्क्रीनिंग इफेक्ट देता है, 2s बहुत अच्छा। तो कार्बन से सिलिकॉन की तरफ आप जा रहे हैं, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल भी बढ़े, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी काफी बढ़ा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो था वो डिक्रीज कर गया, और एटॉमिक रेडियस शार्पली, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काफी डिक्रीज किया, इसलिए एटॉमिक रेडियस शार्पली बढ़ गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना नीचे गिरेगा, एटॉमिक रेडियस उतना ही ऊपर उठ जाएगा। वो यहां हुआ। बट आफ्टर जर्मेनियम, टिन एंड लेड, ये वो रीजन है जहां पे 3d 4 और इसमें 4d, यहां पे 5d और 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स की गाथा शुरू हो जाती है। तो क्या कहेंगे हम? फ्रॉम जर्मेनियम टू लेड, इलेक्ट्रॉन्स हैव एंटर्ड इनटू d and f orbitals which give very poor screening effect. Hence, as the screening effect is becoming more and more poor, the effective nuclear charge is increasing in the same proportion. उसी तरह से effective nuclear charge क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। And the atomic radius is increasing, but the increase is not very sharp. It is very slow and gradual.